क्या आप सभी तैयार हैं क्लास 11th के चैप्टर नंबर 9 बायोमोलिक्यूल्स में 15 आउट ऑफ 15 स्कोर करने के लिए, क्योंकि इस चैप्टर में भी 15 असर्शन रीजन क्वेश्चंस हैं। एंड देखते हैं जिसने ये चैप्टर पढ़ लिया है वो इन 15 क्वेश्चंस में से कितने क्वेश्चंस को सही कर सकता है। ये एक सेल्फ एनालिसिस वीडियो है, खुद को एनालाइज करिएगा इसके थ्रू। एंड अपने मार्क्स को कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। सो विदाउट एनी डिले लेट्स स्टार्ट द वीडियो विद द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन, असर्शन दिया है दैट अम्यूनो एसिड्स आर कॉल्ड अल्फा अम्यूनो एसिड्स। तो असर्शन बिल्कुल ट्रू है, क्योंकि जो अम्यूनो एसिड्स होते हैं उनको हम अल्फा अम्यूनो एसिड्स बोलते हैं। रीजन दिया है दैट अम्यूनो एसिड्स आर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कंटेनिंग एन अम्यूनो ग्रुप एंड एन एसिडिक ग्रुप एज सब्सटीट्यूएंट्स ऑन अल्फा कार्बन। तो रीजन भी ट्रू है एंड रीजन असर्शन को एक्सप्लेन भी कर रहा है कि क्यों हम लोग अम्यूनो एसिड्स को अल्फा अम्यूनो एसिड्स बोलते हैं। इसको हम जल्दी से एक्सप्लेन करते हैं आपको। पहले समझो कि जो अल्फा कार्बन क्या होता है। अल्फा कार्बन वो कार्बन होता है, ऐसा हमें पता है कि कार्बन की 4 वैलेंसी होती है, मतलब हम लोग उसमें 4 सब्सटीट्यूएंट्स को अटैच कर सकते हैं। और अल्फा कार्बन वो कार्बन होता है जिस कार्बन के डायरेक्टली जुड़ा कोई फंक्शनल ग्रुप है। अगर डायरेक्टली जुड़ा फंक्शनल ग्रुप है तो उस कार्बन को हम लोग अल्फा कार्बन बोलेंगे। एंड अगर हम बेसिक अमीनो एसिड का स्ट्रक्चर देखें तो इसमें भी कार्बन के साथ 4 ग्रुप्स लगे होते हैं, जिसमें से एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप विच इज़ द एसिडिक प्रेजेंट होता है, एक अम्यूनो ग्रुप प्रेजेंट होता है, एक H तो फिक्स है एंड एक R वेरिएबल ग्रुप प्रेजेंट होता है। तो क्योंकि इस कार्बन विच इज़ द अल्फा कार्बन, क्यों इसको अल्फा कार्बन कह रहे हैं, क्योंकि इसमें फंक्शनल ग्रुप विच इज़ द कार्बोक्सिलिक एसिड एंड अम्यूनो ग्रुप लगा होता है, इसीलिए इसको हम लोग अल्फा कार्बन बोलते हैं। एंड क्योंकि ये अम्यूनो का स्ट्रक्चर है, मतलब अम्यूनो एसिड का स्ट्रक्चर है, इसलिए हम इसे अल्फा अम्यूनो एसिड्स भी बोल देते हैं। इसलिए असर्शन भी ट्रू है, रीजन भी ट्रू है एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। हेंस ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 का असर्शन दिया दैट पाल्मिटिक एसिड हैज़ 20 कार्बन एटम्स इंक्लूडिंग कार्बोक्सिल कार्बन। तो असर्शन बिल्कुल गलत हो जाएगा, क्योंकि जो पाल्मिटिक एसिड होता है उसके अंदर 20 कार्बन एटम्स नहीं, उसमें 18 कार्बन एटम्स होते हैं COOH के कार्बन को इंक्लूड करके। इसके लिए सबसे पहले समझो कि जो फैटी एसिड होते हैं उसका एक बेसिक स्ट्रक्चर, जो ढांचा होता है विच इज़ द बेसिक स्ट्रक्चर, वो R विच इज़ एन अल्काइल एंड वेरिएबल ग्रुप, इसमें कितने भी कार्बन एटम्स हो सकते हैं, एंड एक COOH ग्रुप लगा रहता है। अब जब हम इसमें पाल्मिटिक एसिड विच इज़ एंड एग्जाम्पल ऑफ सैचुरेटेड फैटी एसिड लिया जाए, पाल्मिटिक एसिड का एग्जाम्पल लिया जाए, तो यहाँ पे 18 टोटल कार्बन होते हैं, ये COOH को इंक्लूड कर। तो पाल्मिटिक एसिड के अंदर अगर इस अल्काइल ग्रुप को देखोगे तो इसके अंदर सिर्फ 17 कार्बन होंगे एंड COOH को ले लो तो उसका 1 कार्बन, मतलब दोनों मिला करके टोटल 18 कार्बन होगा पाल्मिटिक एसिड के अंदर। तो यहाँ 20 दिया, इसलिए असर्शन गलत हो जाएगा। रीजन दिया दैट सैचुरेटेड फैटी एसिड्स डू नॉट पोजेस डबल बॉन्ड्स इन देयर कार्बन चेन्स। तो असर्शन जो रीजन है ये बिल्कुल ट्रू है, क्योंकि 2 तरह के फैटी एसिड्स होते हैं, सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड। हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी पढ़ते हैं कि सैचुरेटेड कंपाउंड्स एंड अनसैचुरेटेड कंपाउंड। सैचुरेटेड मतलब कि उसके अंदर कोई भी डबल बॉन्ड जैसा कोई चीज़ नहीं है, डबल ट्रिपल बॉन्ड नहीं है। एंड अनसैचुरेटेड का मतलब होता है जिसमें डबल या ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है। तो यहाँ पे लिखा भी है रीजन में दैट सैचुरेटेड फैटी एसिड डू नॉट पोजेस डबल बॉन्ड्स इन देयर कार्बन चेन्स। तो रीजन बिल्कुल ट्रू है, बट असर्शन गलत है, क्योंकि यहाँ 20 कार्बन दे दिया है। तो ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर इफ असर्शन इज फॉल्स बट रीजन इज ट्रू। क्वेश्चन नंबर 3 का असर्शन दिया दैट अ प्रोटीन इज अ हेट्रोपॉलीमर। तो हेट्रो मतलब क्या होता है, हेट्रो जो अलग अलग चीज़ से मिलके बनता है, एंड पॉलीमर मतलब कि कोई भी यूनिट्स का बहुत सारे यूनिट को मिला करके एक चेन बना दो तो उसको हम पॉलीमर बोलते हैं। तो प्रोटीन भी एक हेट्रोपॉलीमर है, क्यों, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे अलग अलग अम्यूनो एसिड्स मिल करके एक पॉलीमर, एक चेन बनाता है, तो उसे एक प्रोटीन बनती है। तो असर्शन बिल्कुल ट्रू है, क्योंकि प्रोटीन इंडीड इज अ हेट्रोपॉलीमर। रीजन दिया दैट डाइटरी प्रोटीन्स आर द सोर्स ऑफ नॉन एसेंशियल अम्यूनो एसिड्स। तो रीजन गलत हो जाएगा, क्योंकि डाइटरी प्रोटीन मतलब ऐसे प्रोटीन जो हम डाइट के थ्रू लेते हैं, मतलब खाने के थ्रू लेते हैं, वो नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स होते हैं। नहीं भाई, वो एसेंशियल है तभी तो हम उन्हें डाइट से ले रहे हैं। जब वो ज़रूरी है ही नहीं तो हम क्यों उसको डाइट से लेते हैं, खाने से क्यों उसकी कमी को पूरी करते हैं। तो यहाँ नॉन एसेंशियल नहीं, एसेंशियल अमीनो एसिड्स होना चाहिए था, इसीलिए रीजन गलत हो जाएगा। ये एसेंशियल अमीनो एसिड्स कैसे कितने होते हैं, 9 होते हैं। हिस्टीडीन, आइसोल्यूसिन, ल्यूसिन, लाइसिन, मिथ्योनिन, फिनाइल एनिलीन, थ्रियोनिन, ट्रिप्टोफैन एंड वैलिन। तो यहाँ असर्शन ट्रू है, क्योंकि प्रोटीन हेट्रोपॉलीमर है, एंड रीजन फॉल्स है बिकॉज
यहाँ नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड दिया है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी द राइट आंसर। इट सेज दैट इफ असर्शन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स। क्वेश्चन नंबर 4 का असर्शन दिया दैट द एक्सोस्केलेटन ऑफ ऑर्थ्रोपॉड इज मेड अप ऑफ कॉम्प्लेक्स पॉलीसेकेराइड कॉल्ड काइटिन। तो हमें ये बहुत अच्छे से पता है, कॉकरोच का ही एग्जांपल ले लो कि जो आर्थ्रोपॉड ही है कॉकरोच भी, तो कॉकरोच के अंदर जो उसका एक्सोस्केलेटन होता है वो एक काइटिन से बना होता है, एंड काइटिन एक कॉम्प्लेक्स पॉलीसेकेराइड है। तो असर्शन बिल्कुल ट्रू है। रीजन दिया दैट प्लांट सेल्स वॉल आर मेड अप ऑफ सेलुलोज। तो ये तो बहुत बचपन से हम लोग पढ़ते हैं कि जो प्लांट के सेल वॉल होती हैं वो सेलुलोज से बनी होती हैं। तो असर्शन भी ट्रू है, रीजन भी ट्रू है, बट ये दोनों एक दूसरे को एक्सप्लेन नहीं कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि अलग अलग स्टेटमेंट है, एक में काइटिन के बारे में दिया है एंड एक में सेलुलोज के बारे में दिया है। तो ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू बट रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। क्वेश्चन नंबर 5 का असर्शन दिया दैट द हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स इन न्यूक्लिक एसिड आर द नाइट्रोजनस बेसिस। तो असर्शन बिल्कुल ट्रू है, क्योंकि हमें पता है कि हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड क्या होती है। ऐसा साइक्लिक कंपाउंड, मतलब ऐसा जैसे बेंजीन ले लो, तो बेंजीन भी एक साइक्लिक कंपाउंड है, एक से या एक एंड से शुरू होगा तो उसी एंड पे एंड होगा, तो वो एक साइकिल फॉर्म कर रहा है। तो एक कंपाउंड अगर हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड, हेट्रो क्यों? क्योंकि उसके अंदर सिर्फ कार्बन आइटम से वो रिंग नहीं बनी है, उस कार्बन आइटम के अलावा उसके अंदर कोई दूसरा आइटम भी जुड़ा है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ नाइट्रोजनस बेसिस की बात करेंगे तो यहाँ कार्बन के अलावा नाइट्रोजन भी रिंग के अंदर प्रेजेंट होंगी। तो ये सही बात है कि जो हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स होते हैं न्यूक्लिक एसिड के अंदर वो कौन होते हैं? नाइट्रोजनस बेसिस। फॉर एग्जांपल एडेनिन हो गया, ग्वानिन हो गया, साइटोसिन हो गया, थाइमिन हो गया, ये नाइट्रोजनस बेसिस हैं। ये एक हेट्रोसाइक्लिक रिंग है क्योंकि इसके अंदर नाइट्रोजन प्रेजेंट होता है। तो असर्शन ट्रू है। रीजन दिया दैट एडेनिन एंड ग्वानिन आर सब्सटीट्यूटेड pyrimidines while uracil, cytosine and thymine are substituted purines। तो रीजन बिल्कुल गलत हो जाएगा, क्योंकि आग से याद रखना, आग मतलब ए और जी प्योर होता है, मतलब ए जी एडेनिन और गुआनिन जो है वो प्योर मतलब प्यूरिन होता है। और जो थाइमीन एंड साइटोसिन, थाइमीन के लिए सेम चीज़ यूज़ करते हैं हम लोग वर्ड यूरासिल जब आरएनए बोलते हैं, एंड थाइमीन हम डीएनए में जब बोलते हैं तो उसमें थाइमीन यूज़ करते हैं। तो थाइमीन, यूरासिल एंड साइटोसिन जो होते हैं ये पिरिमिडीन होते हैं, ना कि प्यूरिन। तो रीजन में उल्टा दे दिया है। असर्शन ट्रू है बट रीजन इज फॉल्स, हेंस ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 का असर्शन दिया है दैट द लॉन्ग प्रोटीन चेन इज फोल्डेड अपॉन इटसेल्फ लाइक अ हॉलो बॉल गिविंग राइज टू द टर्सरी स्ट्रक्चर। तो हमें बहुत अच्छे से पता है कि जो हमारे प्रोटीन होते हैं वो 4 बेसिक स्ट्रक्चर्स होते हैं, प्राइमरी प्रोटीन, सेकेंडरी प्रोटीन, टर्शरी प्रोटीन एंड क्वाटर्नरी प्रोटीन। तो जो टर्शरी प्रोटीन होता है वो उसमें जो प्रोटीन्स होती है, प्रोटीन की एक बहुत लंबी चेन है, वो कैसे हो जाती है? एक दूसरे के ऊपर फोल्ड हो जाती है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर हाइड्रोजन बॉन्ड्स आ जाते हैं, डाइसल्फाइड बॉन्ड्स की वजह से, वैन डर वाल फोर्सेस की वजह से, आयनिक इंटरैक्शंस की वजह से वो जो लॉन्ग प्रोटीन का चेन है वो अपने में ही मुड़ जाता है हॉलो बॉल, मतलब खोखला जो बॉल होता है अंदर से खाली बॉल, उसकी तरह वो एक स्ट्रक्चर टर्शरी स्ट्रक्चर फॉर्म कर लेता है। तो असर्शन ट्रू है। रीजन दिया दैट टर्शरी स्ट्रक्चर गिव्स अ 3 डायमेंशनल व्यू ऑफ अ प्रोटीन। तो जो टर्शरी स्ट्रक्चर है मतलब हॉलो बॉल वाला जो हमारा स्ट्रक्चर है वो एक 3 डायमेंशनल व्यू देता है प्रोटीन का, बट दे आर नॉट एक्सप्लेनिंग ईच अदर। रीजन में ये एक्सप्लेन नहीं किया है कि क्यों लॉन्ग प्रोटीन्स एक दूसरे पे फोल्ड होकर के एक टर्शरी स्ट्रक्चर बना लेते हैं। ये क्यों फोल्ड होते हैं? क्योंकि इनके अंदर इंटरैक्शंस होती हैं कुछ बॉन्ड्स के वजह से, हाइड्रोजन डाइसल्फाइड, वैन डर वाल, आयनिक इंटरैक्शन, इन सारी फैक्टर्स की वजह से वो फोल्ड होता है, ना कि रीज़न ये होगा इसका कि दैट टर्शरी स्ट्रक्चर गिव्स अ 3 डायमेंशनल व्यू ऑफ प्रोटीन। तो असर्शन में ट्रू है, रीजन में ट्रू है, बट रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन, हेंस ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 का असर्शन दिया है दैट अडल्ट ह्यूमन हीमोग्लोबिन कंसिस्ट ऑफ 4 सब यूनिट्स। तो ये बिल्कुल ट्रू है, क्योंकि इनमें अडल्ट हीमोग्लोबिन विच इज़ ऑल्सो द क्वाटर्नरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, इनमें 4 सब यूनिट्स होती हैं, 2 अल्फा की, 2 बीटा की। रीजन दिया है दैट 2 ऑफ द सब यूनिट्स आर नॉन आइडेंटिकल टू ईच अदर। 2 अल्फा में एक अल्फा होगा, एक अल्फा होगा, तो मतलब 2 अल्फा होगा। तो इसमें ये बोला कि उन्हीं 2 अल्फा वो जो होते हैं वो नॉन आइडेंटिकल होते हैं एक दूसरे से। तो ये गलत हो जाएगा क्योंकि वो आइडेंटिकल होते हैं, आप डायग्राम से भी देख सकते हो। तो असर्शन ट्रू है बट रीजन इज फॉल्स, हेंस ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 का असर्शन दिया दैट ऑल इंजाइम्स आर नॉट प्रोटीन्स, क्योंकि बहुत अच्छे से हमने पढ़ा ये सेल चैप्टर में भी कि जो जितने भी सारे इंजाइम्स होते हैं वो प्रोटीन से नहीं बनते हैं। कुछ ऐसे इंजाइम होते हैं जिनमें आरएनए की मॉलिक्यूल्स की भी ऐसे इंजाइमेटिक प्रॉपर्टी आ जाती है जो वो इंजाइम की तरह बिहेव करते हैं। फॉर एग्जांपल राइबोजाइम हो गया, राइबोजाइम में प्रोटीन वाला पार्ट जो होता है वो इंजाइम की तरह एक्ट नहीं करता है, उसके अंदर आरएनए जो होता है वो
इंजाइम की तरह पार्ट करता है। तो असर्शन भी ट्रू है एंड रीजन भी वही दिया दैट आरएनए मॉलिक्यूल्स दैट पोजेस कैटालिटिक एक्टिविटी आर कॉल्ड राइबोजाइम। तो कुछ ऐसे आरएनए मॉलिक्यूल्स भी होते हैं जो कैटालिटिक एक्टिविटी रखते हैं, फॉर एग्जांपल हो गया राइबोजाइम। इसीलिए तो हम कह सकते हैं कि सारे इंजाइम्स जो होते हैं वो प्रोटीन नहीं होते हैं, क्योंकि कुछ ऐसे आरएनए के मॉलिक्यूल्स भी हैं जो कैटालिटिक एक्टिविटी रखते हैं। तो असर्शन भी ट्रू है, रीजन भी ट्रू है, रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं हम लोग दैट इसका असर्शन दिया है इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट वर्क एफिशिएंटली एट हाई टेम्परेचर। तो ये असर्शन बिल्कुल ट्रू है, क्योंकि हमने अपने इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी पढ़ा है कि बहुत हाई टेम्परेचर पे भी बहुत सारी जो कैटलिस्ट होती हैं, कैटलिस्ट क्या होती है, जो हमारे रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करती है, उसकी जो गति है रिएक्शन को प्रोडक्ट में फॉर्म करने का, वो चीज़ को ये स्पीड अप कर देता है कैटलिस्ट। तो इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट जो हमारे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री हम लोग कैटलिस्ट यूज़ करते हैं वो बहुत हाई टेम्परेचर पर काम करता है। फॉर एग्जांपल ले लो, हम लोग हेबर्स प्रोसेस ले लें, तो हेबर्स प्रोसेस के अंदर हमें पता है दैट अमोनिया बनता है विथ 2N2 + 3H2 ले लो, तो ये 2NH3 फॉर्म करता है। इसमें 450 से 500 डिग्री सेल्सियस तक हम टेम्परेचर देते हैं उसकी एक्टिविटी के लिए। तो असर्शन ट्रू हो जाएगा। रीजन दिया दैट इंजाइम्स डैमेज्ड एट हाई टेम्परेचर। तो इंजाइम्स मतलब जो इंजाइम्स वर्ड हम लोग यूज़ करते हैं वो ये भी हमारे रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज़ करता है, बट हमारे बॉडी के रिएक्शंस के अंदर तो इंजाइम बोलते हैं। लैबोरेटरी वर्क में या बाहर चीज़ों में जब भी हम लोग इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट की यूज़ करते हैं जो रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाता है, उसके लिए वर्ड हम लोग कैटलिस्ट यूज़ करते हैं। तो इंजाइम्स एंड कैटलिस्ट सेम ही चीज़ है, क्योंकि ये दोनों ही रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज़ करता है। बट एक चीज़ है कि तुम्हारा लैब में यूज़ करते हैं वो कैटलिस्ट को, एंड एक चीज़ है जो हमारे बॉडी के अंदर है, तो इंजाइम हो गया ये। तो इंजाइम जो होती है वो हाई टेम्परेचर पे काम नहीं करती हैं, वो एक ऑप्टिमम टेम्परेचर पे ही काम करेगा। उसके ऊपर टेम्परेचर बढ़ाओगे तो डी नेचर हो जाएगा, एंड इंजाइम्स अगर उसके नीचे, उसके ऑप्टिमम टेम्परेचर से नीचे यानी कम टेम्परेचर दोगे तो वो काम ही नहीं करेगा, क्योंकि यार ये कि प्रोटीन है, उसको एक ऑप्टिमम टेम्परेचर मिल चाहिए। जो ये इंजाइम्स है वो प्रोटीन ही तो है, एंड प्रोटीन जो होता है वो हाई टेम्परेचर पे डीनेचर हो जाता है, टूट जाते हैं उसके बॉन्ड्स। तो ये रीज़न ट्रू है एंड असर्शन भी ट्रू है, बट दीज आर नॉट एक्सप्लेनिंग ईच अदर, क्योंकि कैटलिस्ट एंड एंजाइम्स बिल्कुल रिलेटेबल नहीं है। तो ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर इफ बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू, बट रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। एंड ऑलरेडी 9 क्वेश्चन एक्सप्लेन करने में हमारे 13 मिनट लग गए हैं, एंड मैंने काफ़ी फास्ट करने की कोशिश की है। तो अब मैं इसको सोच रही हूँ 2 पार्ट्स में करते हैं हम, बाकी के 6 क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट पार्ट में करेंगे विथ फुल एनर्जी, एंड अच्छे से इसको भी कवर करेंगे। जल्दी अपलोड कर दूंगी, कल ही इसको एक अपलोड कर दूंगी, ठीक है। तो आप बस इतने ही 9 क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करो। आई होप समझ में आएगा। कोई भी डाउट होगा कमेंट बॉक्स में मेरे को ज़रूर बताना। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू सो मच।